बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे, है ना, जैसे किसी कार्यालय में कोई कर्मचारी गबन करता है या शासकीय धन की हानि करता है तो उसके प्रत्युत्तर में जो विभागीय अधिकारी है, जो उस विभाग का अधिकारी है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है या फिर उसका कैसे अवलेखन कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन को देखना है आज। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे हानि या गबन के बारे में, है ना। तो देखिए, जो भी यहाँ पे जिस विभाग में हानि या गबन हो रही है तो कोई ना कोई कर्मचारी इसको करेगा गबन, या फिर अधिकारी भी कर सकता है। तो संबंधित की जो कर्मचारी अगर गबन करे तो सूचना सबसे पहले अपन कार्यालय प्रमुख को देंगे, है ना। कार्यालय प्रमुख देंगे, कार्यालय प्रमुख से फिर ये सूचना किसके पास आएगी यहाँ पे, है ना, विभागाध्यक्ष यहाँ पे या फिर BCO बजट कंट्रोल ऑफिसर के पास आएगी। और उसके बाद ये सूचना विभागाध्यक्ष से, है ना, किसको जाएगी यहाँ पे, विभागाध्यक्ष किसको जाएगी, महालेखाकार को जाएगी, है ना। किसको जाएगी, महालेखाकार को जाएगी। और महालेखाकार से फिर किसको जाएगी, अपना महालेखाकार से किसको जाएगी भाई यहाँ पे, महालेखाकार से फिर महालेखाकार इसका एनालिसिस करेगा, इसका संशोधन करेगा। और संशोधन करने के, अनुसंधान करने के उपरांत इसकी संपूर्ण सूचना किसको देगा, यहाँ पे वित्त विभाग को देगा कि संबंधित राशि की हानि यहाँ पे विभाग को हुई है ना। मतलब शासन को हानि, कोई विभाग की हानि हो रही है मतलब शासन को हानि हो रही है ना। तो इसके विशेष तौर पर याद रखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस है ना। देखिए, हानि या गबन के मामले में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 22 से किस में दिया है, 27 में दिया है। कितना, 22 से, एक मिनट इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, 22 से 27 में दिया है ना, 22-27। तो छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता में भाग 1 में, छत्तीस वित्तीय संहिता इसे 2 भाग है ना, एक भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में यहाँ पे गबन या हानि के बारे में प्रावधान दिया गया है, वह 22 से किस में दिया है, 27 में दिया गया है ना। तो लोक धन की हानि, विभागीय राजस्व आय की हानि, है ना, जैसे लोक धन की हानि हो रही है यहाँ पे, या फिर विभागीय जो राजस्व पैसा आना चाहिए था उसकी हानि हो रही है, या आय की हानि हो रही है, या स्टेम भंडार, जैसे कोषालय में क्या रहते हैं अपने स्टेम भंडार रहते हैं। तो स्टेम भंडार में अगर कुछ आगे पीछे हेराफेरी हुई है ना, या फिर संपत्ति हो गया, है ना। तो शासकीय संपत्ति आदि के जो शासकीय नियंत्रण में है, हानि होने पर तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देना है, कार्यालय प्रमुख को देना है। कार्यालय प्रमुख मैं बोला पहले, या विभागाध्यक्ष को देगा। यहाँ पे विभागाध्यक्ष से कहाँ जाएगा, महालेखाकार के पास जाएगी जानकारी, है ना। और ये, है ना, यदि शासकीय धन की वसूली कर ली है यहाँ पे, है ना, और फिर अगर जरूरत हो, आवश्यक हो तो महालेखाकार किसको भेजेगा, यहाँ पे वित्त विभाग को भेजेगा, है ना। तो सबसे पहले जो कर्मचारी गबन कर रहा है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले कहाँ देना है, अधिकारी मतलब कार्यालय प्रमुख को देना है। कार्यालय प्रमुख से जानकारी विभागाध्यक्ष को देना है, विभागाध्यक्ष से कहाँ, महालेखाकार को AG ऑफिस में इसकी जानकारी देना है। और यदि महालेखाकार को लगता है कि संबंधित जानकारी यहाँ पे वित्त विभाग या प्रशासनिक विभाग को भेजी जानी चाहिए, यहाँ पे, है ना, मंत्रालय में भेजी जानी चाहिए, तो वो उसको फिर सूचना आगे प्रेषित करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, यदि शासकीय धन की हानि वसूली कर ली गई है ना, मान लीजिए यहाँ पे कार्यालयीन स्तर पर कोई कर्मचारी हानि करता है, उसको पता चल जाता है और उसकी उगाही भी कर ली गई है, इसके बाद भी भैया, किंतु परंतु बंधु, इसके बाद भी सूचना यहाँ पे विभागाध्यक्ष और महालेखाकार को देनी है। ऐसा नहीं कि वो आपने वसूल कर लिया उसको ही दबा दिया, ऐसा नहीं, इसकी सूचना आपको देनी ही है ना। इस संबंध में विस्तृत जाँच की जानी चाहिए यहाँ पे, और इसका जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। इस प्रतिवेदन में हानि के प्रकार, है ना, नियम का संदर्भ देते हुए जिसकी अवहेलना से हानि हुई है, वसूली की संभावना आदि का विवरण देना चाहिए ना। वसूली की संभावना मतलब शासकीय कर्मचारी यहाँ पे, है ना, एक्सपायर तो नहीं हो गया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, या कहीं भाग गया है, या कुछ स्टेज, तो सब चीज़ का विवरण यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना। यदि कोई अनियमितता महालेखाकार द्वारा प्रकाश में लाई गई है तो इसकी सूचना किसको देगी, यहाँ पे महालेखाकार किसको देगा सूचना, प्रशासकीय विभाग को देगा, या फिर किसको देगा, यहाँ पे वित्त विभाग को देगा, है ना। मान लीजिए आप वसूल कर लिए तब भी इसकी सूचना आपको देनी, अग्रिम प्रेषित करनी आवश्यक है। और यदि आपने सूचना नहीं दिया, है ना, तब मतलब आपने उगाही नहीं की संबंधित कर्मचारी से, तब भी इसकी सूचना देना है। दोनों स्थिति में सूचना देना है आपको, है ना, अगर गबन या हानि हो रही है ना। ये देखिएगा उसके बाद, है ना, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 22, है ना। तो 22-27 में दिया, तो सबसे पहले नियम 22 देखते हैं यहाँ पे, है ना। यदि हानि मतलब 200-500 रुपये की है ना, यदि हानि मात्र 500 रुपये की नेग्लिजिबल है तो इसकी ना, तो विशिष्ट प्रकरण को छोड़कर इसकी सूचना आप महालेखाकार को नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। 500 रुपये भाई यहाँ पे क्या के लिए, अपन महालेखाकार का टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे खपत करेंगे, तो हम इसको कार्यालय स्तर पर ही निपटा लेंगे, है ना। 500 रुपये बहुत नेग्लिजिबल राशि है। अगर शासकीय धन की हानि 500 रुपये की हो रही है तो इसकी सूचना महालेखाकार को देना आवश्यक नहीं है ना। हानि जिसमें RBI या SBI जिम्मेदार है तो इसकी सूचना, हाँ, मान लीजिए कहीं बैंक में क्या करते हैं आप, है ना, विभागीय ट्रांजेक्शन करते हैं, तो विभागीय ट्रांजेक्शन में कुछ हेरफेर हो जाता है या फिर पैसा दूसरे खाते में चला जाता है, तो इसकी सूचना भी आपको महालेखाकार द्वारा किसको देना है, वित्त विभाग को देना है ना। मतलब आप सूचना महालेखाकार को दे देंगे और महालेखाकार फिर आगे प्रेषित कर देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है फिर, है ना। अब छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 23 पढ़ते हैं यहाँ पे। अगला नियम, जब विभागाध्यक्ष को हानि प्रतिवेदन प्राप्त हो जाए, है ना, मतलब हानि का प्रतिवेदन कितने लाख करोड़ की हानि हुई है ना, या हज़ार की हानि है, जो भी हानि प्रतिवेदन है उसको प्राप्त हो जाए तो उसकी एक प्रति वित्त विभाग को अवश्य भेजी जानी चाहिए। मतलब एक प्रति तो भेजेगा, प्रतिलिपि जैसे वो विभागाध्यक्ष को भेज रहा है, विभागाध्यक्ष किसको भेज रहा है, यहाँ पे महालेखाकार को भेज रहा है, तो एक प्रतिलिपि के तौर पर यहाँ पे वित्त विभाग को भेज देगा ना उसी टाइम पे।
प्रतिवेदन के साथ समस्त अभिलेख जैसे हानि का कारण, है ना, जिम्मेदार व्यक्ति, कौन सा एम्प्लॉय जिम्मेदार है उसका, हानि से बचने के उपाय यहाँ पे, मतलब भविष्य में कैसे बचा जा सकता है उस हानि से, तो इसको विभागाध्यक्ष ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, है ना। तथा कारणों का उल्लेख होना चाहिए और यह भी बता देना चाहिए कि उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है ना, कि वह संबंधित विभाग उस कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, उसकी वेतन वृद्धि रोक रहा है या उससे उगाही कर रहा है या फिर, है ना, उसका प्रमोशन रोक रहा है। तो ये सब चीज़ें कार्रवाई जो भी कर रही है उसके बारे में समस्त जानकारी आपको, है ना, जब वित्त विभाग का प्रतिवेदन भेज रहे हैं तो उसमें देना आवश्यक है ना। आप कार्यालय आप विभागाध्यक्ष हैं तो आप किसको सूचना देंगे, यहाँ पे महालेखाकार को देंगे ना, और प्रतिलिपि में इसकी सूचना आप वित्त विभाग को दे सकते हैं, है ना। गबन या हानि के ऐसे प्रकरण जहां आरोपी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई न्यायालय में चल रही है ना, तो भी, है ना, तो भी यहाँ पे निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना ही इसकी सूचना महालेखाकार को देना आवश्यक है ना। प्रतिलिपि अपन किसको देंगे, वित्त विभाग को दे देंगे, है ना, कि प्रतिलिपि वित्त विभाग को दे देंगे, है ना। तब भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो कोई गबन किया है और उसकी मतलब कार्रवाई यहाँ न्यायालय में चल रही है, तो आपको जो जजमेंट आता है उसको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत सूचना महालेखाकार को दे देना है। और प्रतिलिपि किसको देना है यहाँ पे, है ना, प्रतिलिपि किसको देना है आपको, महालेखाकार को देते हुए, मतलब महालेखाकार को भेजते प्रतिलिपि वित्त विभाग को आपको देना पड़ेगा, है ना। ये 23 हो गया यहाँ पे, है ना। क्षेत्रीय वित्तीय संहिता भाग 1 नियम 24, है ना। नियम 24 क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे, मतलब अब 24 में क्या हो जाएगा, 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। 24 घंटे में कुछ ही मतलब आपका जैसे कुछ प्रलय आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया या फिर ऑफिस में आग लग गई, तो उसके संबंध में यहाँ पे बहुत सारे, है ना, चीज़ें क्या होती है, नष्ट हो जाती है, या शासकीय धन का क्या हो जाता है, इसमें अपव्यय हो जाता है ना। तो ये जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें होती है यहाँ पे, आकस्मिक रूप से होती है, तो उसके संबंध में यहाँ पे नियम 24 में बताया गया है ना। तो छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 का नियम 24 यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है देखते हैं आप, है ना। जब हानि या दुर्घटना भूकंप या बाढ़, अग्नि, है ना, अग्नि, बाढ़, भूकंप, दुर्घटना, हाँ, आदि कारण हुई है ना, जब हानि किसके कारण हुई है, प्राकृतिक कारणों से हुई है, आकस्मिक कारणों से हुई है, तो इसकी सूचना विभागाध्यक्ष एवं शासन मतलब वित्त विभाग को भेजी जानी चाहिए। प्रतिवेदन तैयार होने पर सभी दस्तावेज सहित महालेखाकार को भेजना चाहिए, है ना। आप किसको भेजेंगे, सबसे पहले मैं पहले बता देता हूँ क्रम क्या रहता है। सबसे पहले तो आपका जहाँ गबन हुआ जिस विभाग में, उसके विभाग अध्यक्ष ने या फिर विभाग प्रमुख को, है ना, विभाग प्रमुख को सबसे पहले जानकारी देनी है। विभाग प्रमुख, मान लीजिए यहाँ पे PWD जैसे ई रहता है विभाग प्रमुख, तो ई को देना है। उसके बाद विभाग अध्यक्ष, ना, विभाग अध्यक्ष मतलब ई से बड़ा, है ना, एजुकेटिव इंजीनियर से बड़ा यहाँ पे विभाग अध्यक्ष होता है ना। तो विभाग अध्यक्ष मतलब क्या हो जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं बजट कंट्रोल ऑफिसर इसको बोलते हैं। तो ये मतलब विभाग से बड़ा, मतलब जो मेन सब विभागों का प्रमुख रहता है, जो संभाग में बढ़ता है उसको विभाग अध्यक्ष बोलते हैं, है ना। तो ये इसको जानकारी उसकी देनी चाहिए। तो विभाग अध्यक्ष की सूचना क्या हो जाएगा यहाँ पे, महालेखाकार, है ना, महालेखाकार को भिजवाएगा, और महालेखाकार फिर इसकी अग्रिम सूचना किसको देगा, यहाँ पे प्रशासनिक विभाग को देगा या फिर वित्त विभाग को देगा, है ना। तो अंतिम रूप से यहाँ पे मंत्रालय में जाएगा, है ना। ये हो गया। पर यहाँ पे अगर आप विभाग से कुछ जानकारी या विभाग अध्यक्ष पर कुछ जानकारी भेज रहे हैं तो इसकी प्रतिलिपि आप, है ना, सीधा यहाँ पे प्रशासनिक विभाग या वित्त विभाग को भी दे सकते हैं ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। तो ऐसा चैनल चलता है ना, पहले विभाग, फिर विभाग अध्यक्ष यहाँ पे, है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे महालेखाकार, उसके बाद फिर प्रशासनिक या फिर वित्त विभाग, है ना। ये हो गया ना। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नियम 25। ये नियम 25 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 का नियम क्या हो जाएगा, 25, है ना। धोखाधड़ी या लापरवाही होने पर हुई हानि के कारण उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से वसूली की जाएगी ना। तो यदि धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण कोई हानि हो रही है तो ऑब्वियस बात है, आप जो भी कर्मचारी शासकीय धन की हानि कर रहा है उसके व्यक्तिगत रूप से उस राशि क्या की जाएगी, वसूल की जाएगी, जिसके द्वारा हानि के विस्तृत प्रतिवेदन क्या किया जाएगा यहाँ पे, जो भी हानि हुई है, चाहे 1000 में हो, चाहे लाख में या करोड़ में हो, उसका विस्तृत प्रतिवेदन आपको विभागाध्यक्ष या फिर, है ना, विभाग का जो अध्यक्ष रहता है, मेन अधिकारी रहता है, उसको भेजना जरूरी है ना। मान लीजिए 200 रुपये से कम राशि, ये 25 में भी दिया है यहाँ पे, और इससे पहले अपन ने 22 में पढ़ा था ना। तो 22 और 25 दोनों में, है ना। तो 22 में 200 रुपये था, सॉरी 500 रुपये था, और 25 में 200 रुपये, है ना। तो ये 200 रुपये से कम की हानि है तो उसको सक्षम अधिकारी अपने स्तर पर टेकल आउट कर लेगा, जो भी वसूल करना है वो कर लेगा, उसकी सूचना महालेखाकार को भेजनी आवश्यक नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक, है ना, ज्ञापन क्रमांक, है ना, सॉरी दिनांक दिया यहाँ पे 30 दिसंबर 1995, मतलब साल के अंत में क्या ज्ञापन जारी किया है वित्त विभाग ने, है ना। कुछ ना कुछ तो जारी करेगा यहाँ पे, क्योंकि यही, है ना, इसकी सर्वोपरि संस्था है ना। तो देखिए यहाँ पे गबन, चोरी तथा लूट आदि प्रकरणों में आहरित, है ना, शासन की धनराशि, है ना, मतलब जो प्राप्त कर ली गई शासन की धनराशि जिसमें शासकीय सेवक के वेतन भत्ते के दावे शामिल हो ना, मतलब वेतन भत्ते के दावे शामिल हो, है ना, वो अधिक समय के लिए रुक जाता है ना, जबकि संबंधित शासकीय सेवक को हुई हानि का कोई लेना देना तो त्रुटि नहीं था ना। मान लीजिए हानि के बारे में पता चली और संबंधित शासकीय सेवक के वेतन भत्ते रोक दिए गए, है ना, और बाद में ऐसा ज्ञात होता है कि संबंधित, है ना, हानि में संबंधित कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं था, तो इस प्रकार हुई हानि की राशि को कोषालय से पुनः आहरण किए जाने के संबंध में आहरण पूर्व प्रशासनिक अनुमति
प्राप्त करने के पश्चात हानि शुद्ध राशि का 3 सप्ताह के भीतर कोषालय के से आहरण कर लेना चाहिए। मतलब समझ में आ रही बात है यहाँ पे, मतलब आपको कोषालय से क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 3 सप्ताह के भीतर, है ना, कितना 3 वीक के भीतर उसे क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे आहरण कर लेना चाहिए, है ना। जबकि यहाँ पे संबंधित कर्मचारी की कोई गलती है ही नहीं, है ना, अगर बाद में पता चलता है तो, है ना। ये आदेश आया था अपना 30 दिसंबर 1995 को आया था, है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आगे नियम 26-27 आपको बुक में मिल जाएगा, इसको अपन बुक से पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पूरी लिस्ट है ना, तो एक दिन मैं इसकी वीडियो एक अलग से बना दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 नियम 26 और नियम 27, है ना। अब नियम 341 क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे, है ना। नियम 341 भी गबन संबंधित है ना। जो गबन संबंधित नियम है उसको यहाँ पे कोट करना है। इससे आपको नंबर क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। यदि कोई शासन को देय राशि शासकीय सेवक के पास पहुँच गई है ना, यदि कोई शासन को देय राशि क्या हो गया यहाँ पे शासकीय सेवक के पास पहुँच गई है, तदुपरांत गबन हुई, चुराई हो गई अथवा गुम की गई राशि और इस तरह की राशि कोषालय में नहीं पहुँची, है ना। मान लीजिए यहाँ पे शासकीय सेवक ने जो राशि प्राप्त हुई थी उसको उसने दबा दिया, है ना, और उसको कोषालय में चालन के माध्यम से प्रस्तुत करना था भाई, उसको प्रस्तुत भी नहीं किया, है ना। तो ये ऐसी संबंधित निधि जो है यहाँ पे, जो शासन की निधि है, उसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे प्राप्ति के बाजू में, है ना, अलग से पृथक शीर्ष डालकर यहाँ पे हानि के रूप में उसको क्या किया जाना चाहिए, दर्शित किया जाना चाहिए, है ना। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, है ना। अगर गबन हुई भी है तो उसको अलग से आप क्या करोगे यहाँ पे शीर्ष में उसको क्या करोगे, दर्शाओगे, है ना, क्योंकि वो संबंधित राशि कोषालय में चालन के माध्यम से जमा होनी थी, किंतु वह राशि जिस शासकीय कर्मचारी को प्राप्त हुई थी उस राशि को संबंधित शासकीय सेवक ने क्या कर दिया, यहाँ पे दबा दिया है ना। तो ये बोल रहा है नियम 341, है ना। नियम 341 को याद रखना, बहुत खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक नियम है ये। उसका देखिए यहाँ पे हानि, है ना, हानि का अपलेखन अपलेखन का अर्थ क्या होता है ये देखिए, क्वेश्चन दिए हुए थे यहाँ पे, इसका अपलेखन कैसे करें उस बारे में विस्तार से बताइए, है ना। तो क्या बोल रहा है, किसी देय राशि को रद्द करना, है ना। अब चलो भाई राशि को उगाही कर रहे हैं, नहीं मिल रही तो छोड़ो भाई, अब जाने दो, तो इस टाइप से अपलेखन होता है, क्योंकि इसकी वसूली अब असंभव है। मान लीजिए कोई शासकीय कर्मचारी ने गबन किया है और उसकी अंतिम रूप से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आप उससे वसूल तो कर नहीं सकते यहाँ पे, तो आपको खाता वहीं क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, हानि के अपलेखन के बारे में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 54 में, है ना, 54 में बताया गया है, किसी व्यक्ति की लापरवाही या अन्य कारणों से शासकीय राशि या भंडार की हानि का अपलेखन शासन के आदेश के अंतर्गत हो सकता है ना। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, किसी व्यक्ति की लापरवाही या अन्य कारणों से शासकीय राशि या भंडार का भी यहाँ पे गबन हो सकता है ना, भंडार की हानि का अपलेखन शासन के आदेश के अंतर्गत हो सकता है। अब संबंधित जो शासकीय कर्मचारी ने भंडार से या शासकीय धन की हानि की थी, अब वो मृत्यु हो गई उसकी, तो उसके बाद इसके तो उगाही करना संभव ही नहीं है ना। तो वो खाता को क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे ना। जब हानि शासकीय कर्मचारी से हुई हो तो शासन संबंधित कर्मचारी से हानि की आंशिक या पूर्ण वसूली के पश्चात ही इसका अपलेखन कर सकता है ना। मतलब अगर कर्मचारी जिंदा है ना, तो खाता को आप तभी बंद कर सकते हैं ये हानि या गबन वाले, जब संबंधित राशि की संपूर्ण उगाही कर ली गई हो ना, संबंधित शासकीय कर्मचारी से संपूर्ण उगाही कर ली गई, तभी इस खाता को आप क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। या फिर संबंधित शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तब उस खाते को आप बंद कर सकते हैं ना। तो हानि की वसूली कैसे करोगे भाई, यहाँ पे पहला होता है प्रत्यक्ष वसूली, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष वसूली, और तीसरा क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, है ना, अन्य शासन के कर्मचारी से कैसे वसूली करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो हानि की वसूली पहला क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष वसूली ना। तो प्रत्यक्ष वसूली मतलब क्या हो जाएगा, इसको जो भी यहाँ पे वसूल कर रहे हैं आप, यहाँ पे उसको मेजर हेड 007 में डालेंगे ना, विविध सामान्य सेवाएं, है ना, विविध सामान्य सेवाएं इसमें डालेंगे आप यहाँ पे। माइनर हेड कितना है इसका, 800, तो 007, है ना, 007 वो अपना होता है ना, एक मूवी है 007 वाली, उससे याद रखना 0071, फिर 007, फिर 8 के बाद माइनर हेड क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे 800 हो जाएगा ना। तो 0071800, है ना। तो 0078, 7 के पहले 00, फिर 8 के बाद 00, इस टाइप से। अप्रत्यक्ष वसूली क्या हो जाएगा यहाँ पे, वार्षिक वेतन वृद्धि आप रोक दोगे यहाँ पे, या पदोन्नति रोक दोगे, मतलब कुल मिलाकर उसको घाटा करवा के आप शासन को फायदा पहुँचा के अप्रत्यक्ष रूप से इसकी वसूली कर लोगे। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई पब्लिक सेक्टर कोई कर्मचारी यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन में या फिर कोई अन्य, है ना, राज्य शासन में काम कर रहे हैं, तो उसकी उगाही कैसे करोगे आप, यहाँ पे आप संबंधित शासन में क्या करोगे, यहाँ पे लेटर लिखोगे, और उसको कैसे उगाही किया जाना है वो शासन से, जो संबंधित शासन कर्मचारी, उससे आप क्या करोगे यहाँ पे चीज़ों को, है ना, पूछोगे, और उस हिसाब से उस शासन से आप क्या करोगे, उगाही करोगे ना। तो गबन की सूचना किसको दी जाती है, प्रभारी दी जाती है। प्रभारी मतलब यहाँ पे जो कार्यालय प्रमुख उसको दी जाएगी, यहाँ पे कार्यालय प्रमुख से किसको दी जाएगी, विभागाध्यक्ष को दी जाएगी, विभागाध्यक्ष से महालेखाकार, यहाँ पे महालेखाकार से वित्त विभाग को दी जाएगी। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेवारत रहते हुए किसी शासकीय सेवक द्वारा शासन की गई हानि की राशि पेंशन से कैसे वसूल किया जाएगा ना।
अब देखिए बहुत सारी राशियाँ ऐसी रहती है कि मतलब शासकीय सेवक रिटायरमेंट कगार में है ना, अब उसको पेंशन मिल रही है और बाद में पेंशन टाइम पता चलता है कि संबंधित शासकीय सेवक ने अपने सेवा काल के दौरान क्या किया है, यहाँ पे शासकीय हानि को क्या किया है, यहाँ पे शासकीय हानि का क्या किया यहाँ पे, शासकीय हानि पहुंचाई यहाँ पे और पैसे को क्या किया, गबन किया है ना। तो छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 25 में इस संबंध में बताया गया है ना। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 नियम 25 हम पढ़ चुके हैं पहले भी, यहाँ पे नियम 341 यहाँ पे और नियम 25 यहाँ पढ़े है ना। नियम 25 ये मैंने बोला यहाँ पे जब 200 रुपये से कम की हानि हो तो वही वाले नियम है ना। व्यक्तिगत रूप से वसूल की जाएगी यहाँ पे है ना, और 200 रुपये से कम हानि होने पर सक्षम अधिकारी अपने स्तर पर टेकल आउट कर लेगा, ये मैंने बताया था ना। अब देखिए छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 1 नियम 25 के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक का पूर्णतः स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि उसकी धोखाधड़ी या लापरवाही शासन को कोई हानि होती है तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नियम 25 क्या बोलता है, व्यक्तिगत रूप से, मतलब ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिविटी लाता है उसमें ना। क्या लाता है, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ये व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा हो जाएगी फिर है ना। तो व्यक्तिगत रूप से वो संबंधित शासकीय सेवक जो गबन किया वही जिम्मेदार होगा है ना। निम्नलिखित निर्देश तथा अनुबंध में है ना, अनुबंध में निम्नलिखित निर्देश तथा अनुबंध में सम्मिलित निर्देश को है ना पेंशन प्रकरण के निराकरण में पालन किया जाना चाहिए है ना। मान लीजिए यहाँ पे कैसे निराकरण करोगे भाई, यहाँ पे अब तो वो तो रिटायर हो गया, अब उसको पेंशन मिल रही है, अब उगाही करना मुश्किल है कि नहीं, अभी भी मुश्किल नहीं है। आप संबंधित कर्मचारी का मतलब क्या कर सकते हो, पेंशन से उगाही आप कर सकते हो है ना। तो पेंशन से उगाही कैसे करोगे भाई, यहाँ पे देखिए पहला क्या बोल रहा है, ऐसे प्रमाणीकरण के बिना कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ऐसी कोई जांच लंबित नहीं है ना। कोई भी अधिकारी कर्मचारी रहे, सबसे पहले यहाँ पे उसका पेंशन प्रकरण बनाने से पूर्व ही ये सब चीज़ें क्या कर लेनी चाहिए, यहाँ पे उसको टेकल आउट कर लेना चाहिए है ना। टेकल आउट कैसे करोगे भाई, यहाँ पे टेकल आउट आप ऐसे करोगे कि संबंधित कर्मचारी जहाँ पे काम किया रहता है, मान लीजिए वो अलग अलग जैसे अंबिकापुर में काम किया है, जांजगीर चांपा में काम किया है, बिलासपुर में काम किया है, तो सभी कार्यालयों से एक अमांग आजाद प्रमाण पत्र क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। और संबंधित कर्मचारी जहाँ पे कार्यरत था वर्तमान में, और वहाँ पे उसका पेंशन प्रकरण बनाने से पूर्व यहाँ है ना आपके पास कार्यालय में अमांग आजाद प्रमाण पत्र उपलब्ध रहना आवश्यक है ना। वह उपलब्ध रहेगा, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसका पेंशन प्रकरण आगे बढ़ाएंगे है ना। ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है यहाँ पे है ना, जिसमें संबंधित अधिकारी से किसी राशि अथवा खोई हुई संपत्ति की हानि वसूली का आदेश अगर होगा तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे पेंशन प्रकरण आगे अग्रसित नहीं किया जाएगा ना। यदि कोई गबन की सूचना या कुछ ऐसे कुछ मिलती है या फिर कुछ विभागीय कार्रवाई या कुछ ऐसे कुछ चल रहा है तो उसकी सूचना है ना, तो उसकी सूचना क्या की जाएगी, यहाँ पे मतलब अग्रेसित की जाएगी और उसका पेंशन प्रकरण भी आगे नहीं भेजा जाएगा भी है ना। कोष सेम में लेखा पेंशन ऑफिस में उसका पेंशन प्रकरण भी अग्रेसित नहीं किया जाएगा ना। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, यह सावधान रखनी चाहिए कि किसी अधिकारी से जो सेवानिवृत्त हो रहा है ना, मान लीजिए कोई अधिकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाला है ना, तो पेंशन स्वीकृत होने के पूर्व उसके द्वारा देय राशि की वसूली कर ली जाए है ना। अब यहाँ पे अगर कोई सेवानिवृत्त होने वाला है यहाँ पे और उसके बारे में गवर्नमेंट सूचना मिल चुकी है तो पेंशन प्रकरण बनाने से पूर्व ही है ना संबंधित राशि की वसूली संबंधित कर्मचारी से कर ली जाए है ना। भंडार सामग्री तथा धन की राशि जिसके लिए वह उत्तरदायी है संबंध में विशेष सतर्कता आवश्यकता है ना। यदि वो ऐसे चीज़ें में बैठ रहा है संबंधित कर्मचारी जो भंडार संबंधित है या फिर जो धन शासकीय धन आता है या शासकीय शासन को राजस्व होती है उस सेक्शन में बैठा हुआ है तो उसके लिए तो विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए ना। उसका विशेष तौर पे क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए समस्त कर्मियों है ना, समस्त कर्मियों तथा गबन के संबंध में तुरंत प्रतिवेदन भेजना चाहिए। यदि गबन के बारे में पता चलता है ना तो उसकी आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसका प्रतिवेदन आप बनाएंगे और उसका प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को भेजेंगे है ना। तो ये बोल रहा है ना। मान लो गबन क्या होता है, जैसे आपको ऐसे कार्यालय में कुछ सेक्शंस रहते हैं जहाँ पे गबन की संभावना ज़्यादा रहती है, जो जहाँ पे शासन का पैसे से जुड़ा हुआ चीज़ें हो गई या फिर भंडार है ना, जो अपना स्टॉक रहता है वहाँ पे गबन की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसका विशेष सतर्कता है ना, विशेष ध्यान रखने की कार्यालय प्रमुख को आवश्यकता है, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं ना। भंडार की जांच है ना, यदि भंडार जांच कुछ समय के लिए है ना नहीं की जा सक रही है ना, मान लीजिए कोई अधिकारी यहाँ छुट्टी में गया हुआ है और भंडार में है ना, भंडार का जो है लिपिक है या फिर कोई अन्य कर्मचारी है जो भंडार प्रभारी है तो वो तो उसी समय सेवानिवृत्त होने वाला है ना और उसकी जांच भंडार की जांच नहीं हो पा रही है तो कुछ मत करो भैया, बॉन्ड बना लो फिर यहाँ पे है ना। उसमें बॉन्ड में यह लिखा रहा है कि आपका रिटायरमेंट होने वाला है और रिटायरमेंट के बाद भी यदि कुछ भंडार सेक्शन में है ना, यदि भंडार सेक्शन में कुछ भी यहाँ पे कुछ त्रुटि पाई जाती है या फिर गबन पाया जाता है तो उस बंद से है ना, उस बंद के तहत आपकी क्या की जाएगी, राशि आपसे वसूल कर ली जाएगी। तो ऐसा करके बंद बना लेना चाहिए। जहाँ पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तो पेंशन स्वीकृत हो गई है तब भी नहीं छोड़ना है भाई यहाँ पे। अगर आपको पेंशन स्वीकृत हो जाने के बाद भी अगर यदि कुछ गबन का पता चलता है तो उस संबंधित कर्मचारी के खिलाफ क्या करनी चाहिए, आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए है ना। ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कर्मचारियों के कपट एवं असावधानी के कारण शासन को ही हानि उत्तरदायित्व निर्धारण के अनुदेशों का वर्णन कीजिए ना।
तो उत्तरदायित्व, कौन उत्तरदायी होगा भाई यहाँ पे, तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारण के अनुदेश जो रहते हैं उसके बारे में क्या करना है यहाँ पे वर्णन करना है ना। अब देखिए उत्तरदायित्व निर्धारण का आधारभूत सिद्धांत है ना, उत्तरदायित्व निर्धारण का आधारभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक लोक सेवक को लोक निधि एवं लोक व्यय के संबंध में है ना है ना उत्तरदायित्व निर्धारण कैसे करोगे भाई यहाँ पे है ना। तो उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु है ना, उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु आधारभूत सिद्धांत यह है कि प्रत्येक लोक सेवक को लोक निधि एवं लोक व्यय के संबंध में सामान्यतः वही सतर्कता बरतनी चाहिए जैसे कि मतलब वो घर में स्वयं के धन के लिए बरतता है ना। शासकीय कर्मचारी को ऐसी सतर्कता, जैसे वो खुद का पैसा रहता है तो एकदम सोच समझ के नाप तोल के खर्चा करता है यहाँ पे, या फिर है ना उसको ठीक तरीके से वसूलता है, तो उसको वैसी सतर्कता रखनी चाहिए भैया जैसे कि वो स्वयं का धन, उसका स्वयं का धन हो ना, तो इसमें अपनापन लाना जरूरी है। उसको वह शासन के खाते में डाले है ना, और उसको उसी तरीके से कार्य करे जैसे वो घर में अपने धन के साथ करता है ना। जहाँ अधिकारी यह बता सके कि उसने अपनी क्षमता एवं सीमा के भीतर भरपूर कार्रवाई की है ना, जहां अधिकारी यह बताता है कि उसने क्षमता और सीमा के भीतर भरपूर कार्रवाई की है, तथा ऐसे प्रकरणों में जहां आर्थिक हानि का कारण सद्भावनापूर्ण विवेक की त्रुटि है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्मचारी ने गबन किया है, मतलब गबन किया, मान लीजिए उसको पता नहीं था, गलती से गबन हो गया यहाँ पे है ना, मतलब उसको पता नहीं था, वह जानबूझकर नहीं करना चाहता था, तो उसकी अनदेखी शासन थोड़ा सा कर सकता है, परंतु है ना, परंतु शासन का यह दृढ़ निश्चय भी है कि ऐसे समस्त अधिकारियों के विरुद्ध जो उन्हें सौंपे गए कर्तव्य के प्रति असावधानी, मतलब जानबूझकर कर रहे हैं भाई यहाँ पे, वो लापरवाही कर रहे हैं, असनिष्ठ हैं या फिर उपेक्षाकारी प्रवृत्ति अपना रहे हैं, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रभाव है ना, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रभावकारी रूप से प्रवर्तित किया जाएगा ना। तो छत्तीसगढ़ है ना वित्तीय संहिता नियम भाग 1 के नियम क्या हो जाएगा 25 के अनुसार यहाँ पे उसको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। मान लीजिए जानबूझकर नहीं किया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम दे सकते हैं, यदि जानबूझकर किया है, असनिष्ठ है या फिर घोर लापरवाही या घोर उदासीनता शासन के कार्यों में है ना कि वो कर रहा है यहाँ पे, और उसके थ्रू उसकी गबन या शासन को हानि हुई है, तो वो क्या करा जाएगा यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से उसको उत्तरदायी ठहराकर है ना, उसको व्यक्तिगत रूप से क्या करा जाएगा यहाँ पे उत्तरदायी ठहरा कर क्या किया जाएगा, उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कपट उपेक्षा है ना, कपट उपेक्षा आर्थिक अनियमितता आदि कारण हुई हानि के प्रकरणों में अनुसंधान में विलंब नहीं होना चाहिए। और बड़ी बात है यहाँ पे, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो अनुसंधान या इंक्वायरी में बिल्कुल विलंब नहीं करना है भाई है ना। यदि लेखा परीक्षा द्वारा है ना, यदि अकाउंट है ना ऑडिट होता है यहाँ पे हर साल, हर 3-3 साल में होता है ना, कोई ऑफिस में हर साल भी होता है ना, द्वारा अनियमितता पता चलता है, तो लेखा परीक्षक अधिकारी जो एजी ऑफिस के अधिकारी आते हैं वह यह तुरंत सूचना किसको देंगे यहाँ पे, कार्यालय प्रमुख को देंगे या प्रशासनिक अधिकारी को देंगे। यदि अनियमितता प्रारंभ में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पाई जाती है ना, यदि अनियमितता प्रारंभ में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पाई जाती है तथा हानि ऐसी है जिसके संबंध में नियम 22 है ना, नियम 22 के अनुसार लेखा परीक्षा कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए ना। लेखा परीक्षा कार्यालय मतलब क्या हो जाएगा, एजी ऑफिस को ना, महालेखाकार ऑफिस को प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए, तो प्रशासनिक अधिकारी ऐसा प्रतिवेदन तुरंत भेजेगा है ना। तो तुरंत भेजना भी प्रतिवेदन है ना, ऐसा नहीं कि आप इसमें लेट भी करेंगे, आपको तुरंत प्रतिवेदन क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। नियम 22 पे अपन देख चुके हैं ना, नियम 22 कहाँ देखे थे भाई अपन ने, यहाँ पे देखिए है ना, सबसे पहले अपन ने शुरू में ही देखा था नियम 22। ये देखिए मैंने बोला था नियम 22 के अनुसार यदि हानि की राशि 500 रुपये से अधिक न हो तो विशिष्ट प्रकरण छोड़कर इसकी सूचना महालेखाकार को भेजना आवश्यक है ना। तो जो भी आपको गबन सूचना मिलती है, चाहे वो खुद का कार्यालय प्रमुख ही क्यों ना हो ना, तो उसकी सूचना तुरंत कहाँ भेजी जाएगी, यहाँ पे महालेखाकार ऑफिस को भेजी जाएगी। वही चीज़ के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, लेखा परीक्षा अधिकारी यह या प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजेंगे ना। तो लेखा परीक्षा अधिकारी हो जाएगा यहाँ पे, या फिर प्रशासनिक अधिकारी है ना, अपने वरिष्ठ अधिकारी मतलब जैसे अगर लेखा परीक्षा अधिकारी है तो वो एजी ऑफिस में भेजेगा ना, महालेखाकार को भेजेगा। प्रशासनिक अधिकारी मतलब कार्यालय प्रमुख है, ई है मान के चलो यहाँ पे, तो वो ऐसी ऑफिस भेजेगा या फिर अपने विभागाध्यक्ष को संबंधित है ना गबन की सूचना देगा है ना। यदि जांच हेतु प्रशासनिक अधिकारी को लेखा परीक्षा अधिकारी की सहायता की आवश्यकता हो ना, यदि प्रशासनिक अधिकारी उसको ऑफिस में अपने गबन का पता चला है और वो जाँच उसकी नहीं कर पा रहा, तो लेखा परीक्षा अधिकारी की वो ले लेगा भाई, सहायता ले लेगा है ना। और यदि यहाँ पे लेखा विशेषज्ञ की आवश्यकता है तो इस हेतु उसे तुरंत प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए ना, लेखा विशेषज्ञ भी चाहिए यहाँ पे, या फिर तकनीकी है ना, तकनीकी यदि अनुसंधान करें यहाँ पे और तकनीकी सक्षम वाले है ना, तकनीकी सक्षम वाले व्यक्ति की आवश्यकता है तो उसको भी आप बुला सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा है ना, यदि किसी प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक जांच की आवश्यकता हो सकती है ना, न्यायिक जांच की आवश्यकता हो सकती है, तो सक्षम अधिकारी का मत था ना, तो सक्षम वैधानिक अधिकारी किसी जज को बुला लो या वकील को बुला लो, तो उसके थ्रू इसकी जांच की जा सकती है ना। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, जहाँ हानि कारण अधीनस्थ कर्मचारियों की कर्तव्यहीनता तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वरिष्ठ अधिकारियों के परीक्षण में कमी है ना, मतलब जो कार्यालय प्रमुख है उसी ने परीक्षण में क्या करी यहाँ पे कमी बरती है ना, लापरवाही बरती है यहाँ पे, तो संबंधित अधीनस्थ कर्मचारी है उसने दिल खोल के क्या किया यहाँ पे गबन किया है ना,
तो ऐसे में इसकी गाज यहाँ पे संबंधित कार्यालय प्रमुख के ऊपर भी गिर सकती है ना। तो यहाँ पे व्यक्तिगत उत्तर देखिए यहाँ पे ना क्या बोल रहा है, यदि वह वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी यहाँ पे, और उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए, है ना। समझ में आ रही बात यहाँ पे। जैसे कोई अधिकारी यहाँ पे कार्यालय में टाइट पर नहीं रखा है यहाँ पे, और उसके टाइट पर न रहने से क्या हो रहा है यहाँ पे, संबंधित कर्मचारी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गबन कर रहे हैं। तो इसकी भी सूचना, है ना, संबंधित कर्मचारी गबन कर रहे हैं तो इसकी गाज यहाँ पे संबंधित, है ना, वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर या फिर कार्यालय प्रमुख के ऊपर भी गिर सकती है। ऐसा नहीं कि वो बच जाएगा, है ना। ये हो गया भाई बात यहाँ पे। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना, समस्त प्राथमिक कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक उत्तरदायित्व के प्रश्न का भी विचार किया जाना चाहिए ना। आर्थिक उत्तरदायित्व मतलब क्या हो जाएगा, अधिकारी के आर्थिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करते समय केवल प्रकरण की परिस्थितियों को ही नहीं परंतु अधिकारी की आर्थिक परिस्थिति को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतना उससे उगाही वसूली कर ले कि उसकी आर्थिक स्थिति मतलब पूरी क्षीण हो जाए यहाँ पे और उसके खाने और रहने के पैसे ना बचे, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप उसका आर्थिक ज़्यादा गबन रहे, मान लीजिए मतलब 5,000 रुपये, है ना, 5,000 रुपये है और उसको आप 50,000 रुपये का टेंशन दे दिए तो वो दिक्कत हो जाएगी ना, अगर, है ना। तो यही वाली बात बोल रही है यहाँ पे कि उसको देख के यहाँ पे वित्तीय वसूलियाँ करनी चाहिए, है ना, ताकि अगर वो कर्मचारी आगे काम भी कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता में कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, या फिर उसका ऑफिस से मन ही ना उड़ जाए, है ना। तो प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। अब देखिए छठा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि हानिकरण गबन है ना, गबन है तो दोषी कर्मचारी से हानि की पूर्ण रूप से वसूल किया जाना चाहिए, है ना, है ना। तो दोषी कर्मचारी को ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराकर, है ना, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसमें ठहराएंगे यहाँ पे, है ना, मतलब नियम 25 के अनुसार, है ना। तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे हानि मतलब यहाँ पे, है ना, उसको दोषी ठहराकर उससे वसूली की जानी चाहिए यहाँ पे। परंतु यदि परीक्षण की शीघ्रता के कारण कपट संभव हुआ है और परीक्षण अधिकारी को दोषी पाया जाता है ना, तो हानि की पूर्ति हेतु हानि की राशि का पर्याप्त भाग परोक्ष रूप से संबंधित अधिकारी से वसूल किया जाना चाहिए ना। यदि परीक्षण अधिकारी ही इसमें जिम्मेदार, मतलब वो भी उसका साथ दे रहा है जो कर्मचारी ने गबन किया है, यदि पर्यवेक्षण अधिकारी भी उसका साथ दिया है यहाँ पे, या फिर वो भी उसके दायरे में आता है, तो उसके ऊपर भी गाज गिरेगी यहाँ पे, और उस संबंधित कर्मचारी से तो वसूली करेंगी, साथ साथ उस परोक्ष रूप से उस संबंधित अधिकारी से भी वसूली की जाएगी यहाँ पे, है ना। और वसूली कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, वेतन वृद्धि रोक दो भाई यहाँ पे, है ना, वेतन वृद्धि रोक दो, हो गया वसूली यहाँ पे, 5 साल की वेतन वृद्धि रोक दी यहाँ पे, तो उतना वेतन उस संबंधित कर्मचारी कम देना पड़ेगा और वो पैसा ऑटोमेटिक यहाँ पे शासन खाते में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे टाइप से आप कर सकते हैं ना। तो शासकीय धन के जब भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसको ले रहे हैं यहाँ पे संबंधित जनता से, और उसको राजस्व आय के अंतर्गत क्या करें यहाँ पे शो करें, तो उसको चालान के माध्यम से आपको, जैसे आप स्वयं के धन को आप क्या करते हैं अपने बैंक में जमा कराते हैं, वैसे टाइप से तुरंत यहाँ पे राजस्व आय के अंतर्गत यहाँ पे अपने को कोषालय में जमा किया जाना आवश्यक है ना। यदि आप जमा नहीं करा रहे हैं तो ये गबन या फिर, है ना, हानि की श्रेणी में आएगा, शासकीय धन की हानि की श्रेणी में आएगा, और इसके प्रत्युत्तर में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है ना। तो आपको बहुत सोच समझ के और ध्यान से, है ना, कार्य करना है ना। तो इससे आप क्या रहेगी यहाँ पे, साख भी बचे रहेगी, और आपकी जो, है ना, साख भी बचे रहेगी, और आपकी जो मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे जो सामाजिक स्थिति है उस पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।